नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं आज अपने उपन्यास में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि धरती धन्ना अपना उपन्यास। ठीक है, जगदीश चंद्र गुप्त का लिखा हुआ ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी आज हम यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो उसका सारांश भी देखेंगे, उद्देश्य भी देखेंगे, प्रमुख पात्रों की बात करेंगे और दलित जीवन की कसौटी पर ये उपन्यास किस तरीके से खरा उतरता है, किस तरीके से दलितों की समस्याओं को इसमें उठाया गया है, इन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप जल्दी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिसको आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम से जिससे मिलती रहे। तो चलिए आज देख लेते हैं। सबसे पहले इस नाटक के सारांश की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या है इसका सारांश, कथानक क्या है इसका। तो इसका कथानक देखते हैं हम सर्वप्रथम कि इसका जो प्रारंभ होता है उपन्यास का। ठीक है, धरती धन्ना अपना उपन्यास का जो आरंभ होता है काली के 6 साल के बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौटने से आता है। तो घोड़ेवाहा गांव की कथा है, इसमें यह जरूर ध्यान रखिएगा किस गांव की चर्चा है। तो कानपुर से काली 6 साल बाद गांव आता है घोड़ेवाहा। गांव में काली की एकमात्र संबंधी उसकी चाची प्रतापी होती है। उसके माता पिता व चाचा का देहांत हो चुका होता है। काली को उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप उसके सैसों में ही चल बसे थे। काली का पिता मारवा गांव का चर्चित पहलवान था। उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण था चाची से उसका मोह। पौ फटने पर काली गांव के पास पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली उसको देखते नहीं दिखाई पड़ती है। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं। घर पर चाची को जीवित पाकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो उठता है। काली की चाची काली के लौटने की सूचना पूरे मोहल्ले में देती है और उस खुशी में शक्कर बांटती है। तो आगे चलते हैं कि 6 वर्ष के उपरांत कानपुर प्रवास ने काली और गांव वालों के बीच एक दूरी सी आ गई थी। यानी चमारों के मोहल्ले में एक कोठा अभी तक पक्का नहीं हुआ था। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक कर उसका अजनबीपन दूर करती है। 6 साल कानपुर में मजदूरी कर कुछ काली कुछ कमाई कर लौटा है। इससे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालिदास कहने लगते हैं। आगे चलते हैं इस कथानक में। तो गांव में जमीनों के मालिक चौधरी होते हैं। एक दो बनिए दुकानदार हैं। जमीनों पर तथा घरों पर काम करने वाले दलित चमार हैं। चौधरी लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज करते, उन्हें पीटते रहते। उपन्यास के शुरू में ही चौधरी हरनाम सिंह अपने खेत की फसल नष्ट करने के संदेह में जीतू की पिटाई करता है, और जबकि वो निर्दोष होता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है, और जो काली का ज्ञानों के प्रति आकर्षित करता है काली को। काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है और इसके लिए वह छज्जू से सलाह लेता है, छज्जू शाह से सलाह लेता है। छज्जू शाह उसे पक्का मकान बनाने के उपाय तो बताता है, लेकिन साथ ही काली को इस तथ्य से भी अवगत करा देता है कि जिन घरों में दलित लोग रह रहे हैं वह जगह गांव की सांझी जगह यानी शामलात है। इन घरों पर दलितों का मौरूसी यानी अधिकार ही है, अर्थात जब तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति उस घर में रहता है तभी तक वो यहाँ रह सकते हैं। यानी उस उनका मतलब कोई वैसे कोई कानूनी उस पर अधिकार नहीं था। काली की गांठ में पैसा देकर गांव का छज्जू सा उसे उसके चाचा का लिया हुआ उधार, उस पर ब्याज की रकम भी झटक लेता है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं इसका कथानक की तरफ। तो काली फिर क्या करता है कि काली का अपना घर पक्का कराने के बारे में सोचना ही वास्तव में दलितों के शोषण पर टिकी ग्रामीणी सामंती व्यवस्था के लिए एक विध्वंसात्मक कार्रवाई होती है। ऊपर से काली का चौधरियों के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना भी उनके दमनात्मक रवैये को एक चुनौती देना सा था। यानी चूंकि काली मतलब क्या करता था, इन लोगों के जो भी रवैये थे उनसे एक आत्मसम्मान के रूप में मतलब पेश आता था, उनकी बातें सुनता नहीं था। और उसका अपना दलित समाज भी काली का प्रशंसक या समर्थक नहीं है। ज्ञानो या जीतू आदि कुछ गिने चुने प्रबुद्ध दलित युवक युवतियों को छोड़ चमादड़ी के अधिकांश लोग काली से ईर्ष्या करते हैं। विशेषतः ज्ञानों का जो भाई मंगू उसे उलझा ही रहता है। एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली के पड़ोसी निक्कू को भी मंगू काली से लड़वाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं।
यद्यपि काली क्या होता है, यद्यपि चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जिस किसी से भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जूसा, सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जो उसे बहुत चुभता है। यानी छुआछूत की समस्या को लेखक ने इसमें उठाने की कोशिश की कि उस समय किस तरीके से विद्यमान था। नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मंगू यद्यपि काली के प्रति शत्रुता रखता है, लेकिन चौधरियों के द्वारा बार बार उसे कुत्ता चमार कहकर पुकारा जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव का ईसाई पादरी या किताबी कामरेड डॉक्टर बिशनदास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का कोई प्रयास करते यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि छुआछूत की समस्या भी लेखक ने यहाँ पर उठाई, जो दलितों और शोषितों के प्रति, निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्ग की भावना थी, उसको लेखक ने यहाँ पर रखने की कोशिश की। आगे, काली अपने पिता मारवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है, अपने खेल का जौहर भी गांव की में दिखाता है, लेकिन चौधरियों का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कूल्हा तोड़ देता है। लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है और काली का इलाज भी करवाता है। काली की जो चाची प्रतापी की अचानक बीमारी व झाड़ फूक के कारण देहांत से कथा में एक नया मोड़ आ जाता है। यानी उसकी चाची जो होती है, जिसके लिए जब वो आता है बड़ा खुश होता है मिलकर, उसका उसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। काली का मकान पक्का करने का सपना पूरा नहीं हो पाता, न सिर्फ मकान बीच में छूट जाता है, उसकी कमाई के पैसे व चाची द्वारा बनाए गए गहने रुपए भी चाची की मृत्यु के बाद शोक जताने आई कोई पड़ोसन ले उड़ती है। काली सब कुछ लौटाकर घास खोदने का धंधा करता है, फिर लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लग जाता है। तो आगे देखते हैं। और इसके बाद क्या होता है गांव में, अगले साल क्या होता है, यानी बाढ़ कथा का अगला एक मोड़ होता है। गांव में बाढ़ आ जाती है। प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद भी दिहाड़ी न मिलने पर चौधरी चमार संघर्ष शुरू हो जाता है। चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और वे भी काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शर्त भी रखता है कि उनके लिए यीशु की शरण में आ जाना चाहिए। डॉक्टर बिशनदास व कॉमरेड टहल सिंह जैसे हवाई कॉमरेड दलितों की सहायता न करके उन्हें भाषण पिलाते हैं, जलसा करने की घोषणा करते हैं और 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते हुए देखकर चमारों का साहस जवाब दे जाता है और वे आखिरकार चौधरियों की शर्त को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं और दोनों ही पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर उच्च वर्ग का जो शोषण था आर्थिक रूप से लोगों का, मतलब निम्न वर्ग का, उसका भी लेखक ने यहाँ पर दिखाया। आगे, धरती धरना अपना का जो अंतिम पक्ष ज्ञानों और काली का प्रेम है, यानी प्रेम के त्रासद को अंत की मार्मिकता से चित्रित करता है। यानी किस तरीके से इनका अंत होता है। ज्ञानों गर्भवती हो जाती है, काली के साथ उसकी शादी को समाज स्वीकार नहीं करता। गांव उनके प्रेम संबंधों के कारण दोनों का दुश्मन हो जाता है। काली की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है और वह ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है। दोनों मिलकर अपना मिलना जुलना बंद भी नहीं करते और ज्ञानों को, और उसका अंत परिणाम यह होता है कि यानी उसकी माँ व भाई, यानी ज्ञानों की जो माँ व भाई होते हैं उसको जहर दे करके मार डालते हैं और काली गांव से भाग जाता है। इसके बाद तो इस तरीके से गांव लौटने से थोड़े सुखद रूप में उपन्यास का आरंभ होता है, जबकि जो इसका अंत है वो एक विषम परिस्थितियों में गांव से जान बचाकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर मर्मांतक, यानी एक दुख लेकर गांव से चले जाने से इस उपन्यास का अंत हो जाता है। तो ये उपन्यास की जो कहानी है अंत तक, यानी पाठकों को एक सूत्र में बांधे रहती है, इसकी एक महत्वपूर्ण ये खासियत है। तो ये था इसका कथानक। अब इसके हम पात्रों की बात करते हैं। इस उपन्यास में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो इस उपन्यास के अगर पात्रों की बात करते हैं तो ये जो उपन्यास है जगदीश चंद्र जी का धरती धरना अपना, एक 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मार्मिक और दुखांत है, अभी हमने इसको पढ़ा। और इसके प्रमुख जो पात्र हैं, काली प्रेमिका होती है ज्ञानों की, ठीक है, काली की प्रेमिका होती है ज्ञानो, ठीक है। काली की चाची होती है प्रतापी। तो ज्ञानो, प्रतापी, काली के ये सभी क्या है इस उपन्यास के पात्र हैं। जस्सो ज्ञानी की माँ होती है,
ज्ञानों की, मंगू बहन ज्ञानों की होती है, चौधरी हरिनाम सिंह, छज्जू शाह, निहाली, जीतू, बंटो, प्रीतो, निक्कू, मुंशी शिवराम और पंडित संतराम। ये पात्र हैं इस पूरे उपन्यास के। इस उद्देश्य की तरफ चलते हैं इस उपन्यास के। तो इस जब उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या हमने देखा, भारतीय जाति व्यवस्था के निर्मित पीछे छुपे हुए स्वार्थ, उनका जो षड्यंत्र है ना, और इंसानों के जातिगत कटघरे में बांटना, एक जाति या वर्ण की श्रेष्ठता को बनाए रखना, इन्हीं सारी चीजों को लेखक ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और बहिष्कृत करी गई जो चमादड़ी व्यवस्था है, दलित जीवन के विभिन्न पहलू हैं, इन पर लेखक ने इसमें चर्चा की। मानव निर्मित जो जाति व्यवस्था है उसमें तथाकथित निम्न मानी गई जो जातियां हैं, जन्म लेने से व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक तथा धार्मिक संदर्भ किस तरीके से बदल जाते हैं, लेखक ने ये बताने की कोशिश की। यहाँ पर दलित जीवन की त्रासदी विभिन्न संदर्भों में लेखक ने बताने की कोशिश की। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, तथा कथित उच्च मानी गई जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, यानी जातियों की जो तुष्टि की भावना है, जो उनकी मानसिकता है, इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश हमने की इस उपन्यास में। ये बताता है यानी धर्म का सहारा लेकर धर्म के कट्टर अनुयायी इंसानों के प्रति कितना अमानवीय हो जाते हैं, इन सारी बातों को लेखक ने इस उपन्यास में उठाने की कोशिश की। तो इसको दलित जीवन की कसौटी पर ये उपन्यास किस तरीके से लेखक ने यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की, उसकी भी 2 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो दलित जीवन में धरती धरना अपना, इसका क्या दलित जीवन के पहलुओं को अंकित किया गया, इसकी बात करते हैं। तो इस उपन्यास में दलितों के यथार्थ जीवन पर इसको लेखक ने केंद्रित किया है। उपन्यास का जब आरंभ हम देखते हैं कि काली के गांव लौटने से होता है, लेकिन काली गांव के सीमा में दाखिल होने से पहले उसने उसके घर तक पहुंचने तक लेखक ने पूरे गांव के भूगोल को और सामाजिक वातावरण को यहाँ पर बताया। कथन देख लेते हैं, जैसे कि चौधरियों का मोहल्ला जिसमें हवेलियां हैं, फिर स्कूल आता है जहाँ के मुंशी के लिए साग, गन्ने, गाजर, मूलियां जाटों के लिए लड़के लाते थे, लेकिन मुंशी के घर उन्हें कमियों के लड़के पहुंचाते थे। फिर मंदिर और उसके चारों ओर दुकानदारों के चौबारे, उसके आगे हरिजन बस्ती जो चमादड़ी कहलाती थी, जहाँ गोबर की तेज बदबू है, जिसका कुआं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा है। इस गली में सारे घर कच्चे व टूटे हैं। लेखक ने किस तरीके से हर जाति की जाति व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर उस व्यवस्था का चित्रण इसमें किया है। आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास में। तो लेखक ने दलित समाज के हर उस चित्र यानी रूढ़ियां हैं जो उनका यहाँ पर प्रभाव हम देखने को मिलता है यहाँ पर, यानी कि समाज में कई दुखांतों को जन्म देती हैं ये रूढ़ियां, जैसे काली और ज्ञानों के बीच सीधे रिश्तेदारी ना होकर भी उनके बीच विवाह संबंध समाज को स्वीकार नहीं, भले ही उनमें आदर्श दंपत्ति बनने के गुण क्यों ना हो, है ना। और धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र में दलित जीवन के अनेक पहलू लेखक दिखाता है। सबसे ज्यादा यानी दलितों का सामाजिक, आर्थिक जीवन पर ध्यान दिया लेखक ने। नंद सिंह जैसा एक तथाकथित चरित्र भी उपन्यास में है, जो जूते बनाने का स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करता है, फिर भी उसे मानवीय सम्मान नहीं मिलता। यानी अधिकांश इसमें पात्र है वो क्या है, दलित यानी है, और गांव के जमींदार लोग हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, उन्हीं की मजदूरी पर आश्रित हैं, और इसलिए उन्हें कमी भी कहा जाता है। यानी और लेकिन उनका जमींदारों के साथ मजदूर और मालिक का आधुनिक संबंध नहीं है, जिसमें 8 घंटे की दिहाड़ी पर निश्चित पारिश्रमिक मिले। उनकी स्थिति क्या थी, अर्ध गुलामों जैसी थी। वहां पर उनकी स्त्रियां भी जमींदारों के घर काम के लिए जाती हैं, इसलिए वहां पर भी उनका शोषण होता है। तो इस तरीके से लेखक ने हर उस पहलू पर चर्चा की दलित जीवन के, जो हम उस समय पे विद्यमान थे और आज भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा उपन्यास धरती धन्ना अपना। तो कैसा लगा ये उपन्यास, इसका जो बिंदु है, जिसके परीक्षा की दृष्टि से हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, और उम्मीद करते हैं परीक्षा में जो भी प्रश्न इससे बनता है आप उसको जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस उपन्यास पे आधार पर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इसके सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।